हाय गाइज, आप सभी का शिव एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। हम आज एनसीईआरटी चैप्टर 5 पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि पहले की शासन व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे शासन करते थे, उनका चुनाव कैसे होता था। इनका अध्ययन आज हम करेंगे। आप सभी ने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेद में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल इकाई होती थी, ऋग्वेद में होती थी, उसे क्या कहा गया था? जन कहा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाने लगा? जनपद। उत्तर वैदिक काल में जो शासन की सबसे बड़ी इकाई थी उसे जनपद कहा जाने लगा। और 6वीं BC के लगभग क्या कहा गया था? महाजनपद। महाजनपद हुआ। महाजनपद के बाद फिर साम्राज्य, अशोक सम्राट का जो शासक खुद अशोक सम्राट था तो उसी के नाम पर साम्राज्य चलने लग गया था। तो ऐसे इनकी शासन व्यवस्था थी। इन सभी का हम पूरे डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में शब्द की जो लैंग्वेज है, शब्द का जो अर्थ है वो ही महत्वपूर्ण है। उन शब्दों का अर्थ हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक तो होता ही अच्छा है। इसके अलावा काफ़ी छोटे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हम बड़ी पुस्तकों में नहीं देख पाते हैं और वो हमारे आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो एनसीईआरटी से हमारा बेस पूरा अच्छा बनेगा। इसलिए आप अच्छे से देखें, जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे वहाँ पर नोट कर लें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ कि चुनाव का दिन था। चुनाव का दिन था। जब शंकर उठा तो उसने देखा कि नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? कि नाना नानी वोट डालने के लिए जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। वो उत्साहित थे, यानी खुश थे कि हम चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचे। शंकर जानना चाहता था कि वे इतने उत्साहित क्यों हैं, क्यों इतने खुश हो रहे हैं कि वो चुनाव केंद्र पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज वो जल्दी जा रहे थे और जल्दी में उन्होंने बताया कि आज हम शासकों का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, कि कुछ लोग जो शासक बनते हैं वो कैसे बने। लगभग 50 वर्षों में हम आपको शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जब से लगभग 50 वर्षों, यानी जब से हमारी आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद से हमने मतदान प्रक्रिया अपनाई और मतदाता के आधार पर मतदान करके ही हम क्या करते हैं? वोट डालते हैं, शासक बनाते हैं, चुनाव करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते होंगे? भाई मतदान करके तो हम आज़ादी के बाद यानी 50 वर्षों से कर पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी लोग शासक बनते थे। तो वो शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि राजा संभवतः राजा यानी जन लोगों द्वारा चुने जाते थे। जो राजा होते थे वो जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। करीब 3000 साल पहले, कब? लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। क्या परिवर्तन दिए? कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कि वो राजा कैसे बने? 3000 साल पहले तो क्या करते थे लोग?
उनको चुनते थे। लेकिन उससे पहले क्या करते थे, उससे पहले ये करते कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करवाते थे और उनमें जो प्रतिष्ठित राजा होते थे उन्हीं को राजा के रूप में नियुक्त कर लिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। क्या था? अश्वमेध एक यज्ञ का नाम है कि अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ में क्या करते थे, पुरोहित जी यानी ब्राह्मण जी उस यज्ञ का आयोजन करवाते थे और उसमें राजा के द्वारा एक घोड़े को छोड़ा जाता था। उस घोड़े की शर्त ये रहती थी कि उसको कोई भी पकड़ता नहीं था, रखता नहीं था, उसे स्वतंत्र रूप से बिना बांधे हुए या बिना उसको किसी घर पे रखे हुए स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था उस घोड़े को। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। इसको स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, लेकिन अगर ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता और उन लोगों के राजाओं ने या उन लोगों ने वहाँ से उनको पकड़ लिया उस घोड़े को, तो क्या करते थे, जिन्होंने पकड़ा है यानी वहाँ के राजा ने पकड़ा है, उस राजा को जिसने यह अश्वमेध यज्ञ किया था उस वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। क्यों सोचते थे भाई उससे ज़्यादा शक्तिशाली था? कि उन्हें पता था कि अगर हम इस घोड़े को रोकेंगे तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। वो इस युद्ध के भय से ही उन्होंने उस घोड़े को जाने दिया, तो इसका अर्थ वो ये निकालते थे कि शायद जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है वो ज़्यादा शक्तिशाली है और जिसने उस घोड़े को रोका नहीं है, उसे जाने दिया है, जो युद्ध के लिए तैयार नहीं था, वह एक दुर्बल यानी कमज़ोर शासक है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। फिर क्या करते थे, उसके बाद यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जब पुरोहित ब्राह्मण द्वारा यज्ञ को संपन्न किया जाता था, उसके बाद उन्हें दक्षिणा के रूप में, उपहारों के रूप में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था कि जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है वह बहुत ही शक्तिशाली राजा है, ऐसा मानते थे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। यज्ञ में राजाओं को आमंत्रित करते थे, तो जो राजा यज्ञ में आते थे वो भी राजा के लिए क्या लेके आते थे, उपहार लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। क्या होता था? राजा का सारथी ही उसका सहचर यानी भाई के समान होता था। सहचर यानी भाई के समान। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता रहता था। कौन? जो सारथी, जो सहचर था, वो क्या करता था, यज्ञ में राजा की जो विजय होती थी और अन्य जो गुण होते थे उनका गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां, पुत्रों और भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। पुत्रों को छोटे छोटे कई अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था।
क्या था कि वो क्या करते थे, जो सहचर होता था वो गुणों का गान किया करते थे, बल्कि जो साथ में उनके सगे संबंधित थे यानी उसके रानियाँ थी या उसके पुत्र थे, वो क्या करते थे, वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान के अंदर काम करते थे। और जो अन्य जो आमंत्रित राजा थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ बैठकर देखते रहते थे कि वो कैसे क्या करते हैं। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था, जो वो पुरोहित अनुष्ठान उनसे करवाते थे। विष अथवा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। क्या लाते थे? उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। विष या वेश्य जैसे जो सामान्य लोग हैं वो भी उपहार लेके आते थे, लेकिन पुरोहित उन्हें क्या मानते थे? शूद्र मानते थे और उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। उन्हें क्या करते थे? अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। हमने ऋग्वेदिक में देखा था कि वहाँ पर जाति व्यवस्था वाली कोई चीज़ नहीं थी। लोगों के काम के नाम पर ही उनकी जाति व्यवस्था के नाम किए जाते थे। उन्हें विशेष जाति से नहीं बोला जाता था। लेकिन यहाँ आकर उत्तर वैदिक काल में हमने आकर देखा कि यहाँ पर लोग वर्ण व्यवस्थाओं के अंदर बट गए। इनकी ऊंच नीच का भाव इसके अंदर आ गया। यहाँ पर पुरोहित और शूद्र में भी हो गया कि शूद्र उन्हें पुरोहितों के से छुआछूत भी हो गया था कि पुरोहित शूद्रों को आने नहीं देते थे। जो ये यज्ञ करवाते थे इसमें वो शूद्रों को वो नहीं आने देते थे। वो उपहार लेके आते थे लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जाता था। इसमें हमने देखा कि कैसे राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि वर्ण का अर्थ क्या है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। उत्तर भारत की तरफ हमने चैप्टर 4 में भी देखा था कि उत्तर पश्चिम भारत की तरफ क्या किया था, वेद रचे जा रहे थे। ऋग्वेद वहाँ पर रचा जा रहा था। ऋग्वेद के बाद रचे होने वाले के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। ऋग्वेद कब रचा गया था? ऋग्वेदिक काल, इससे पहले रचा गया था। लेकिन उसके बाद जो वेद रचे गए थे, वेद कितने थे? 4। एक तो उस समय ऋग्वेदिक काल में रचा गया था, लेकिन उसके बाद जो 3 बचे थे वो उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, उन्हें क्या कहा गया है? उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंदर कौन से थे? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल थे। इन्हें कौन सी सूची में शामिल किया गया था? इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ में शामिल किया गया था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था चालू हो गई थी। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई थी। कि पुरोहित है जो इन वेदों के माध्यम से उन्होंने बताया था कि कौन सा अनुष्ठान कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब का संपादन पुरोहित द्वारा इन ग्रंथों के अंदर किया गया था। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया था कि इन ग्रंथों में जब उत्तर वैदिक ग्रंथ इन्होंने लिखे तो इनके अंदर सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे। क्या थे? कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ये क्या थे? समाज समूह थे। जो ये मैंने अभी आपको नाम बताए, ये सभी क्या थे? समाज समूह थे, यानी समाज का समूह था। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली भी थे, यानी संपन्न थे, धनवान थे। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। तो ये लोग क्या थे? धनवान थे, वैभवशाली थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह के ये क्या थे? निर्धन थे।
जो योद्धा थे, वो जो पुरोहित थे, वो क्या थे, धनवान थे। बल्कि जो दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले शिकारी और भोजन संग्राहक थे, ये क्या थे, निर्धन थे। तो यहाँ पर आकर समाज क्या हुआ, दो भागों में विभक्त हो गया। क्या हुआ, दो भागों में विभक्त हो गया। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहित ने पहले क्या थे, ऋग्वैदिक काल में क्या थे, समूह था, पूरा जन एक समूह के अंदर था और उनके काम के नाम पर ही उनका जाति या समाज समूह बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ आकर उत्तर वैदिक के में काल में आकर पुरोहित और योद्धा वैभवशाली हो गए, कृषक व्यापारी धनवान थे। तो ये धनवान और वैभवशाली के कारण यहाँ पर वर्ग समूह 2 में बट गया। कौन कौन से, निर्धन और धनवान। इन 2 समूह बंटने पर पुरोहित लोगों ने क्या किया, इनको 4 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया, 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। पुरोहित लोगों ने कितने भागों में बांटा, 4 में। इससे क्या कहा गया, वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। उन्होंने 4 वर्गों में बांटकर उन सभी के कार्य अलग अलग बताए कि उनका कार्य अलग अलग कार्य निर्धारित किया। जिसमें सबसे पहला वर्ण क्या था, ब्राह्मण। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। सबसे पहला सबसे बड़ा वर्ण कौन सा बताया, ब्राह्मण। और उसका काम क्या बताया कि वेदों का अध्ययन करना, उनको वेदों को पढ़ाना, शिक्षा देना और यज्ञ करवाना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। उन्हें क्या मिलते थे, उपहार मिलते थे। वो यज्ञ करवाते थे, पूजा पाठ का कार्य करवाते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और अध्यापन यानी पढ़ाते भी थे। तो इससे उनको क्या मिलते थे, उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। कौन सा था, पहला ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। दूसरा जो क्षत्रिय थे वो क्या करते थे, शासन करते थे और उनका कार्य क्या का था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। फिर तीसरा कौन सा बताया था, विषया वेश्य। तीसरा समूह उन्होंने बताया विषया वेश्य। और इसमें विषया वेश्य में कौन से थे, इसमें कृषक थे, पशुपालक और व्यापारी आते थे। विषया वेश्य में कौन से आते हैं, इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, विषया वेश्य में आते थे। ये कौन सा था, तीसरा था। अब बचा चौथा। चौथे में कौन से थे, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। कि क्षत्रिय भी कर सकते हैं, जो वैश्य जो पशुपालक व्यापारी आते थे वो भी यज्ञ कर सकते हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये इनका काम क्या करता था कि ये सेवा करना इनका काम था। ये यज्ञ आदि में, पूजा में ये सम्मिलित नहीं होते थे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं होता था कि ये कोई यज्ञ अनुष्ठान करे, ऐसा अधिकार इनको नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था, क्योंकि काफ़ी मिले हैं जिनसे ये लगाया है कि महिलाओं को वहाँ पर सम्मानीय स्थान प्राप्त नहीं था, उन्हें भी शूद्रों के समान ही माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। उन्हें यह अधिकार नहीं था, शूद्रों को और महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वे वेदों का अध्ययन कर सके, बल्कि क्षत्रिय को और वैश्य को उन्हें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन महिलाओं और शूद्रों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। वो उस समय उन्हें निम्न समझा जाता था। उन्हें यज्ञ जैसी पवित्र स्थलों पर नहीं जाने दिया जाता था।
पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। इससे पहले हमने देखा था कि वर्ण का आधार किसके आधार पर होता था? कर्म के आधार पर। तो यहाँ आकर किस पे आधार पर होने लगा? जन्म के आधार पर। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी और बाद के कुछ लोगों को अछूत माना गया है। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक सम्मिलित थे। यानी अछूत वर्गों में कौन कौन से थे? तो क्या करते थे ये लोग? अछूत वर्गों में कौन कौन से थे? शिल्पकार, शिकारी या तथा भोजन संग्राहक, इन्हें अछूत वर्गों में सम्मिलित थे ये लोग। इनमें वे लोग आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते हैं। जो अछूत वर्गों के जो थे लोग, उनका काम क्या था? दफनाने या जलाने का काम था इनका। और इनको क्या करते थे? अपवित्र मानते थे, अछूत मानते थे। इन्हें पवित्र जैसे स्थानों पर इन्हें जाने नहीं दिया जाता था। ये व्यवस्था तब की थी जब उस समय लोगों ने ऐसी वर्ण व्यवस्था अपना रखी थी, बल्कि आज आज़ादी के बाद ऐसा कुछ नहीं है। आज सब लोग समान है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। काफ़ी लोग थे, उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की कि ऐसा थोड़े ना हो सकता है कि शूद्र निम्न हो सकता है, वो अपवित्र हो सकता है, वो जन्म से ही अपवित्र हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म से व्यक्ति पवित्र और अपवित्र हो सकता है। वो अपने कर्मों के अनुसार हो सकता है, बल्कि जन्म के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा ऐसे भी थे जो पुरोहितों से भी श्रेष्ठ अपने आप को मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते, और वाकई में ये सही चीज़ है कि जन्म के आधार पर हम वर्ण व्यवस्था नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, कि यहाँ पुरोहितों का बहुत ही कम सीमित था। यहाँ पर ज़्यादा असमानता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उस समय ये वर्ण व्यवस्था काफ़ी देखने को भी मिली थी कि महिला को भी पूरा हक नहीं मिलता था, उन्हें घर तक ही सीमित रहने दिया जाता था। बल्कि आज ये सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी है। अब हम कल जनपद वाला पार्ट पढ़ेंगे। कल आप सभी के ये समझ में आया होगा। आज हमने देखा कि राजा कैसे बनते हैं, कैसे शासन करते हैं, वर्ण व्यवस्था कैसे थी, कैसे उन्होंने 4 वर्गों में बनाया, अश्वमेध कैसे करते हैं, कौन से राजा करते हैं, उनकी विधि क्या थी, ये सब आज हमने इस चैप्टर में जाना। आई होप आप सभी के यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप सभी के समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।